नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। जीन पियाजे के चैप्टर के क्रम में हम बात करेंगे जीन पियाजे के भाग 2 की। जीन पियाजे के पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि संज्ञान क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास के जो 7 चरण थे उनकी चर्चा की गई। हालांकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अवस्थाओं की बात इसके बाद वाले वीडियो में होगी, लेकिन मैंने आपको समझाया कि संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से 7 चरणों में होता है, संज्ञान क्या है। और उसके बाद मैंने बात की कि जीन पियाजे का जो पूरा एक प्रोसेस है कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, अर्थात डिसइक्विलिब्रियम से बालक इक्विलिब्रियम तक तरफ पहुँचता है, यानी कि असंतुलन की अवस्था से संतुलन की अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो बीच का जो प्रोसेस है, अर्थात डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम के बीच का जो प्रोसेस इक्विलिब्रेशन है वो कैसे होता है। तो देखा अनुकूलन के माध्यम से होता है, स्कीमा की बात की। इसके अलावा अनुकूलन में हमने एसिमिलेशन अर्थात आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन अर्थात समायोजन की बात की, दोनों के बीच के बैलेंस की बात की। स्कीमा को हमने ठीक से सेटअप किया, जिसे हमने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन कहा, संगठन कहा। तो इन सब के बाद देखा कि बालक का विकास कैसे होता है। अर्थात इससे पहले के वीडियो में संज्ञान समझा, संज्ञानात्मक विकास समझा और पियाजे के पूरे प्रोसेस का क्या स्ट्रक्चर है, स्कीमा, अनुकूलन और समायोजन और आत्मसातीकरण के साथ हमने सारे प्रोसेस को समझा। आशा है वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। हमने कई सारे एग्जाम्पल इसमें लिए थे, गाय भैंस वाले लिए थे, बॉल और अंडे वाला एग्जाम्पल लिया था, इसके अलावा रोटी खाने वाला और पिज्ज़ा खाने वाला एग्जाम्पल लिया था। आज पुनः इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ देने से पहले उस संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए कुछ पद दिए हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ स्कीम्स, स्कीमा, अनुकूलन, इसके अंदर तो हमने पढ़ ही लिया था। इसके अलावा विकेंद्रण पढ़ा होगा, है ना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा संरक्षण पढ़ा होगा। तो ये इन सब पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि इन सभी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पार्ट 2, ठीक है ना। तो देखिएगा, जीन पियाजे जैसा कि मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और मूलतः एक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक पक्ष का, जो हमारे व्यक्तित्व का संज्ञानात्मक पक्ष है ना। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक बालक है तो बालक के पूरी पर्सनैलिटी के, बालक के पूरे व्यक्तित्व के कई सारे पक्ष हैं कि उस बालक का शारीरिक पक्ष, कि उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका कलर क्या है, उस बालक के व्यक्तित्व का भाषाई पक्ष कि भाषा कैसी बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है, उस भाषा में किस लेवल तक वो अच्छी बोल रहा है या अभी बिगिनर है। या हमने बात की कि और उसके व्यवहार के पक्ष हैं कि उसकी सामाजिकता का विकास कैसा हुआ, यानी कि सामाजिकता भी एक व्यक्तित्व का पक्ष हो गया। इस तरह से प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का एक पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष, कि संज्ञानात्मक पक्ष का विकास किस प्रकार से होगा। इसी पर किसने सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने दिया। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले किसका, किसी भी बालक के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले इन्होंने किया। और इन्होंने किया इसीलिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे मशहूर है और इन्हें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जनक या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही किसी बालक के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया, ठीक है ना। देखिएगा, इन्होंने बताया था संज्ञान क्या है। तो मैंने कल भी आपको बताया था एक पुराने वीडियो में कि संज्ञान क्या है, ज्ञान की परिष्कृत अवस्था, यानी कि ज्ञान की प्योर स्टेज। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक बालक है, दूर से कोई आ रहा है व्यक्ति, तो उसे देख के कहता है कि देखो माँ, पापा आ रहे हैं। तो उसे ज्ञान तो है अपने पापा के बारे में कि पापा ऐसे दिखते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अभी उसका ज्ञान प्योर नहीं हुआ है। जब वो व्यक्ति पास आता है तो उसे लगता है ये पापा नहीं कोई और है, लेकिन जब वो बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका ज्ञान क्या हो जाता है, प्योर स्टेज में आ जाता है। तो वो दूर से बता देगा ये पापा हैं, ये पापा नहीं है। तो ज्ञान की जो अवस्था है, कैसी अवस्था है, परिष्कृत, यानी कि प्योर स्टेज है, उसे क्या कहते हैं, हम संज्ञान कहते हैं। और ये कहाँ से हासिल होता है बालक को, तो जो संज्ञान है, जो ज्ञान है, वो सब कहाँ से हासिल हो रहा है, अपने आसपास के वातावरण से। यानी कि बालक का अपने आसपास के सामाजिक विश्व के संग जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, अपने आसपास के वातावरण के साथ जैसे जैसे उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आएगा, जैसे जैसे वो चीज़ों को देखेगा, जैसे जैसे लोगों के व्यवहार को देखेगा, तो उन्हीं के थ्रू उसे क्या प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान फिल्टर हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, संज्ञान बन जाएगा। तो संज्ञान ज्ञान की परिष्कृत अवस्था है, जिसे बालक बाह्य जगत या अपने आसपास के वातावरण से अनुभव के बाद, यानी कि उसके आसपास के वातावरण, तो उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं,
लेकिन जब तक उन चीज़ों से उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, मान लीजिए एक बालक घर में रहता है और रेलगाड़ी चलती है शहर में, बट रेलगाड़ी से उसका कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो क्या रेलगाड़ी के बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो बालक के आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं, जो भी उसके आसपास का सामाजिक विश्व है, उस विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबसे जब उसका इंटरेक्शन होगा, उनके साथ उसका अनुभव होगा, तभी उसे काय की प्राप्ति होगी? संज्ञान की प्राप्ति होगी, और इसी तरह से वो संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है ना। पियाजे ने क्या कहा? बालक दुनिया के बारे में अपनी समझ का, बालक दुनिया के बारे में अपनी समझ का या अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है ना। क्या कहा? बालक दुनिया के बारे में अपनी समझ का या अपने ज्ञान का सृजन या ज्ञान का निर्माण या ज्ञान का फॉर्मेशन अपने आप करते हैं, है ना। देखिएगा, और मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं समाज की सहायता से बताया कि समाज की सहायता से बालक सीखेगा, लेकिन पियाजे ने कहा किसी की सहायता से नहीं सीखेगा। बालक का जब समाज के साथ अनुभव होगा, इंटरेक्शन होगा, तो वो खुद ही उसको सीखेगा, अपने आप सीखेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बालक दुनिया के बारे में, दुनिया के बारे का मतलब है दुनिया की वस्तुओं के बारे में, दुनिया में जितने व्यवहार होते हैं उनके बारे में, है ना, इन सभी के बारे में बालक अपनी समझ का या अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है? स्वयं करता है। इसीलिए उन्होंने बालक को क्या कहा? नन्हे वैज्ञानिक या सक्रिय ज्ञान निर्माता। नन्हे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्यों कहा? देखेगा, विज्ञान से संबंधित जब वैज्ञानिक जो होते हैं तो क्या करते हैं? वो कुछ ना कुछ नई खोज करते हैं ना, अपने आप कुछ नया ज्ञान बनाते हैं ना। इसीलिए चूंकि पियाजे का कहना था कि बालक दुनिया के आसपास, दुनिया में जो भी चीज़ें उसके आसपास हैं उनके बारे में अपनी समझ का विकास खुद करता है, इसीलिए उसने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक या सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा। ठीक है ना। अब देखिएगा, किसी भी बालक के व्यवहार का संज्ञानात्मक पक्ष क्या है ना। किसी भी बालक बालक के व्यवहार का संज्ञानात्मक पक्ष क्या है? जैसे मैं कहूँ किसी बालक के व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? शारीरिक पक्ष में बालक की हाइट आ जाएगी, बालक का वेट आ जाएगा, बालक का कलर आ जाएगा, बालक कौन कौन सी शारीरिक क्रियाएं कर पाता है, भाग पा रहा है, दौड़ पा रहा है ना, तो ये सब किस में आ जाएगा? शारीरिक पक्ष में आ जाएगा। बालक के व्यक्तित्व का भाषाई पक्ष की अगर बात करूं तो भाषाई पक्ष में क्या क्या आ जाएगा? कौन कौन सी भाषा बोल पाता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि भाषाएं। भाषा में किस लेवल पे है? प्राइमरी लेवल पे है कि छोटे छोटे शब्द बोल पा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़े थोड़े वाक्य बोल लेता है, या और अच्छे लेवल पे एकदम एक फ्लो में बोलता है भाषा, तो ये उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष हो गया? भाषाई पक्ष हो गया ना। इसी तरह से आप देखेंगे कि किसी भी बालक के संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या शामिल है। ठीक है ना। देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब हम बौद्धिक पक्ष भी कह सकते हैं, मानसिक पक्ष भी कह सकते हैं। तो देखिएगा, आपके बुद्धि में जो क्रियाएं चल रही हैं, जैसे चिंतन, जैसे तर्क, है ना, जैसे स्मृति, या जैसे समस्या समाधान, है ना, जैसे संप्रत्ययीकरण। संप्रत्ययीकरण का मतलब है विचारों का बनना, है ना। आप देखते हैं ना, आप कहीं गए, आपने कुछ नई चीज़ देखी, तो उसके बारे में आपके दिमाग में नया विचार बन गया, तो संप्रत्ययीकरण का मतलब क्या? प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब है कॉन्सेप्ट, और संप्रत्ययीकरण का मतलब हो गया विचारों का बनना। तो विचारों का बनना भी मानसिक क्रिया हो गई। अगली क्रिया कौन सी है? प्रत्यक्षण, मतलब देखकर सीखना, है ना। समाज में कोई आपके आसपास कोई काम कर रहा है, आपने उसे देख कर सीख लिया। तो किसी भी बालक के संज्ञानात्मक पक्ष में कुछ क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे चिंतन, जैसे समस्या समाधान, जैसे तर्क वितर्क, जैसे स्मृति, जैसे देखकर सीखना यानी कि प्रत्यक्षीकरण, या जैसे क्या करना? संप्रत्ययीकरण यानी कि विचारों का निर्माण। तो ये सारी क्रियाएं किसी भी बालक के किस में शामिल होती हैं? संज्ञानात्मक पक्ष में शामिल होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पियाजे ने एक बात और कही है कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, जैसे बालक की आयु बढ़ती है कि शैशव अवस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है, तो उसके आसपास की दुनिया विस्तृत होती जाती है। कि बालक छोटा था तो उसका दायरा केवल घर में था, बाल्यावस्था में आया तो उसके आसपास के गली मोहल्ले का दायरा उसका बढ़ गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो स्कूल कॉलेज जाने लगा। यानी कि धीरे धीरे बालक का क्या हो रहा है? बालक के आसपास की दुनिया विस्तृत हो रही है, उसका इंटरेक्शन डे बाई डे बढ़ रहा है। कि स्टार्टिंग में केवल माँ को जानता था, फिर परिवार के लोगों को, फिर पास पड़ोस के लोगों को, फिर स्कूल कॉलेज, फिर मोहल्ले और बस्ती के लोगों को जानना है। तो जैसे जैसे उसकी दुनिया विस्तृत होती जा रही है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो आपने देखा होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा तीसरे वीडियो में, कि उन्होंने बताया है कि पहली अवस्था में बालक केवल और केवल अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है, फिर दूसरी अवस्था में थोड़ा सा और बढ़ता है। इस तरह से क्या बता रहे हैं पियाजे कि बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ेगी, उसके आसपास की दुनिया का विस्तार होगा,
उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा चीज़ों के साथ और उसके साथ साथ उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता जाएगा। तो लिखा हुआ है आयु बढ़ने के साथ साथ बालक का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। कार्य क्षेत्र का मतलब है कि आसपास के लोगों से उसका इंटरेक्शन बढ़ जाता है और व्यापक हो जाता है तथा वैसे वैसे उसके संज्ञानात्मक विकास भी होता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का, उसके मानसिक क्रियाओं का विकास होता जाता है। तो देखिएगा, आपने देखा पियाजे ने क्या क्या कहा। अब देखिएगा, पियाजे ने एक बात और कही है कि पियाजे ने कहा है कि बालक सबसे पहले सरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखता है, आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखता है ना। कैसे कॉन्सेप्ट हैं कि सबसे पहले वो खेल खिलौनों के माध्यम से सीखता है, कहानियों के माध्यम से सीखता है, फिर उसके कॉन्सेप्ट और जटिल हो जाते हैं ना। यानी कि स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा, उसके विचार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, उसके विचार बहुत सरल होते हैं, उसके आसपास की चीज़ें जिनसे उसका इंटरेक्शन है वो बहुत आसान चीज़ें होती हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके कॉन्सेप्ट कैसे होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, जटिल होते जाते हैं। तो पियाजे ने यही कहा है कि बालक पहले कैसे कॉन्सेप्ट से, सरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से और फिर कठिन कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखता है, ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा, जब बालक को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं इस तरह शिक्षण विधियाँ। तो छोटा बालक है तो पढ़ाते हैं मूर्त से अमूर्त, कि पहले उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको बालक प्रत्यक्ष रूप से देख समझ सकता है, फिर उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें बालक प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकता। यानी कि बालक को स्टार्टिंग में कैसी उन चीज़ों के बारे में, उन विचारों के माध्यम से पढ़ाते हैं जो आसान होते हैं, लेकिन बालक जब बढ़ने लगता है तो हम उन्हें कठिन कॉन्सेप्ट के माध्यम से सिखाना शुरू कर देते हैं। तो यही पियाजे ने कहा है कि बालक सबसे पहले सरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखता है और फिर कठिन कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखता है। तो ये आपने देखा कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध अध्ययन किया, इसीलिए उनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है और इसीलिए उनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। संज्ञान मैंने आपको बताया ज्ञान की परिष्कृत अवस्था है ना। ज्ञान तो हमें हो ही रहा है इंद्रियों के माध्यम से, न चाहते हुए भी हो रहा है। बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, बहुत सी चीज़ें हमें टच हो रही हैं। क्या हम सभी के बारे में हमें पता है? नहीं ना। तो जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ इंद्रियों के माध्यम से, उस ज्ञान में से जिस ज्ञान को हमने क्या किया, फिल्टर किया, जिसको प्योर कर लिया, तो वही क्या कहलाएगा, संज्ञान कहलाएगा, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें आपने देखी कि संज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, यानी कि चिंतन, तर्क, है ना, समस्या समाधान, प्रत्यक्षीकरण यानी कि देख के सीखना, संप्रत्यीकरण यानी कि विचारों का निर्माण, ये सब किस में आती है, किसी भी बालक के व्यक्तित्व किस में आती है, संज्ञानात्मक पक्ष में आती है। अब देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के जो अवस्थाएं दी हैं 4, उससे पहले उन्होंने उससे जुड़े हुए कुछ पद दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए कुछ पद दिए हैं। तो पहला पद आप देखेंगे, सबसे पहला पद स्कीमा। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। स्कीमा मैंने क्या बताया था, स्कीमा इज़ अ मेंटल स्ट्रक्चर, एक मेंटल स्ट्रक्चर है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएँ हैं, जितने भी व्यवहार हैं, ठीक है ना, जितने भी लोग हैं, जंतु जान, उन सब का कोई ना कोई स्कीमा हमारे दिमाग में सेट है। यानी कि हमारे दिमाग में एक इमेज सेट है उसकी, है ना। चाहे किसी व्यवहार की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये क्या है, तो आपने कहा मार्कर, इसका मतलब आपके दिमाग मार्कर का स्कीमा सेट है, एक पिक्चर मार्कर की सेट है। मैंने आपसे कहा कि एक बालक लिख रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि पेन से लिख रहा होगा। मैंने आपसे कहा एक बालक क्रिकेट खेल रहा है, तो आपके दिमाग में आता है क्रिकेट खेल रहा है या तो बैट हाथ में होगा, या बॉल होगा, या फील्डिंग कर रहा होगा। यानी कि व्यवहार के भी स्कीमा अलग अलग हैं, बालक वही है। मैंने कहा मोहन खाना खा रहा है, तो आपके दिमाग में खाने का एक वो आ गया कि हाँ खाना खा रहा होगा, टेबल पे बैठ के या चटाई पे बैठ के। मैंने कहा कि मोहन पेंटिंग कर रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि हाथ में ब्रश होगा। यानी कि एक ही व्यक्ति है, उसके अलग अलग व्यवहार हैं। मैंने कहा मोहन रो रहा है, तो आपके दिमाग अच्छा ऐसे रो रहा होगा। यानी कि आपके दिमाग में व्यवहारों का भी स्कीमा है। मैंने आपसे कहा ये क्या है मार्कर, ये क्या है बोतल, मैंने आपसे कहा ये क्या है फ़ोन, यानी कि सबके स्कीमा अलग अलग हैं। अब होता क्या है कि इसी स्कीमा के माध्यम से बालक का अपने आसपास की दुनिया से जुड़ाव होता है ना। यानी कि जैसे जैसे बालक के चारों तरफ का माहौल चेंज होता जाता है, उस माहौल के संग बालक अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे बालक चीज़ों को सीखेगा, और सीखेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेगा। और माहौल में ढाल लेना, इसे कहते हैं अनुकूलन, है ना। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं इसको एडेप्टेशन। यानी कि अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास के माहौल में हुए परिवर्तनों के साथ अपने आप को सेटअप कर लेना, अपने आप को उसमें फिट कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है।
और पियाजे का मानना है कि अनुकूलन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। ठीक है ना। तो अनुकूलन दो प्रकार से मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से। एग्जाम्पल कैसे कि मान लीजिए कि बालक के दिमाग में गाय का स्कीमा पहले से सेट है, गाय का स्कीमा पहले से ही सेट है, और जब आज उसने दूसरी बार भी गाय देखी, देख के समझ गया कि हाँ ये गाय है, तो वो क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब मान लीजिए, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। बालक शहर में रहता था, उसने अब तक सफ़ेद गाय देखी थी, अब वो बालक अपने गांव गया। गांव जाने पर उसने एक भैंस देखी और वो काले रंग की थी। तो बालक ने चूंकि अब तक केवल गाय देखी है, और भैंस और गाय देखा होगा, शरीर इत्यादि में सब एक सी होती हैं, तो वो उस भैंस को भी गाय समझ लेगा। जब उसने उस भैंस को भी गाय समझा, तब भी उसने क्या किया, आत्मसातीकरण किया। कैसे किया, आत्मसातीकरण में होता क्या है कि आपके दिमाग में जो पहले से स्कीमा है, किसी भी चीज़ का, वो सेम स्कीमा कॉपी हो जाए, दूसरा जो सामने नई चीज़ आई है वो सेम वैसी है, या उसमें कुछ चेंज करने के साथ, कुछ ऐड करने के बाद है वही लेकिन कुछ ऐड हो गया। तो बालक ने क्या किया कि गाय पहले देख चुका था, उसने भैंस देखी, तो उसने देखा यार वैसी है, उतनी हाइट है, वैसे ही 4 टांगे हैं, पूंछ है और बड़ा सारा सींग भी है इसके, इसका मतलब है ये गाय ही है, लेकिन इसमें एक अंतर है, थोड़ा रंग का फ़र्क है। तो वो समझ गया कि हाँ रंग अलग है लेकिन है ये गाय। यानी कि उसने गाय के स्कीमा में एक चीज़ जोड़ दी। क्या जोड़ दी, रंग जोड़ दिया, है ना। तो वो उसने क्या किया, एसिमिलेशन। लेकिन तभी उसकी माँ आई, वो माँ ने कहा बेटा ये गाय नहीं भैंस है। जब उसने कहा भैंस है, तो उसने क्या किया, भैंस का स्कीमा नया बनाया। यानी कि जब तक वो भैंस को गाय समझ रहा था, तब तक तो वो क्या कर रहा था, आत्मसातीकरण। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि ये गाय नहीं भैंस है, तो उसने भैंस का एक नया स्कीमा बनाया। नया स्कीमा बनाएगा तब क्या होगा, समायोजन, है ना, एकोमोडेशन। पुराने स्कीमा से काम चल गया, पुराने स्कीमा में थोड़ी बहुत चीज़ें जोड़ दी, काम चल गया, तो क्या कहलाएगा वो आपका आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। लेकिन पुराने स्कीमा से काम नहीं चला, आपको नया स्कीमा बनाना पड़ा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये समायोजन हो जाएगा। कैसे, एक बालक घर पे खाना खाता है, रोटी सब्जी दाल इत्यादि, और रोटी खाने का तरीका आप सबको पता ही है। अब वो शादी में जाता है और शादी में देखा कि वहाँ एक जगह एक स्टॉल पे पिज्ज़ा भी लोग खा रहे हैं। अब उसने पिज्ज़ा को देखा तो उसे लगा ये भी रोटी है, और उसने उस पिज्ज़ा को रोटी की तरह खाना शुरू कर दिया। तो अभी वो इस पिज्ज़ा को रोटी की तरह खा रहा है, तो अभी क्या कर रहा है, वो एसिमिलेशन कर रहा है, क्योंकि वो उसे एक ही समझ रहा है। लेकिन जैसे ही उसे किसी ने बताया या उसने देखा बगल में कि भाई यार ये तो अलग तरह से खा रहे हैं, पिज्ज़ा को अलग तरह से खाते हैं, तो उसने खाने का स्टाइल चेंज कर लिया। यानी कि रोटी खाने का जो व्यवहार का स्कीमा था, वैसे ही उसने पिज्ज़ा को खाना शुरू किया। तो वो क्या कर रहा था, आत्मसातीकरण कर रहा था, एसिमिलेशन कर रहा था। लेकिन जब उसने पड़ोस में किसी को पिज्ज़ा खाते देखा, या उसने किसी फ्रेंड ने उसे टोक दिया, बोले अबे पागल ऐसे नहीं ऐसा खाते हैं, तो उसने पिज्ज़ा खाने का स्टाइल चेंज किया, तो स्कीमा चेंज हो गया ना। तो क्या हो गया, ये समायोजन हो गया ना, जैसे गाय भैंस वाली बात थी। तो अनुकूलन के माध्यम से बालक क्या करता है, अपने आसपास की दुनिया के संग अपने आप को सेटअप करता है। अब देखिएगा साम्य धारणा की बात करते हैं। हालांकि पूरा प्रोसेस ही पियाजे का ये है कि डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाना, और डिसइक्विलिब्रियम से अर्थात असंतुलन से संतुलन की ओर जाने के बीच को जो पूरी मैंने आपको बताई थी क्रियाविधि, पूरी प्रोसेस का नाम था इक्विलिब्रेशन, है ना। और उसमें आपके दो बातें थी, अनुकूलन और संगठन। तो अनुकूलन की बात हो गई, साम्य धारणा की बात करते हैं। अब देखिएगा, अब बालक के सामने एक गाय और आ गई, और गाय चितकबरी है, सफ़ेद और काली दोनों है। अब बालक सोच रहा है कि मैं इसे गाय मानूं या भैंस मानूं, क्योंकि अगर मैं गाय मान लूँगा तो पिछली बार मैंने गाय मान लिया था, भैंस को भी तो गड़बड़ हो गई थी। और चूंकि इसमें गाय जैसे लक्षण भी हैं, या प्योर भैंस नहीं दिख रही, तो क्या करूँ मैं, तो क्या इसे गाय मानूं या भैंस मानूं। तो वो क्या करेगा, अपने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी कि पुराने और नए स्कीमा के बीच क्या करेगा, तुलना करेगा। फिर जब वो उसे बनाएगा कि हाँ ये गाय ही है, यानी कि पुराने और नए स्कीमा के आधार पर उसने देखा ये गाय ही है, और गाय में ऐसे रंग भी हो सकते हैं, यानी कि पुराने स्कीमा और नए स्कीमा के बीच में से उसने बैलेंस करके समस्या को हल किया और उस जानवर को पहचान लिया। इसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रेशन के लिए समायोजन बहुत आवश्यक है। पियाजे समायोजन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। उनका यही कहना है कि एकोमोडेशन के माध्यम से ही इक्विलिब्रेशन होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा स्कीमा, अनुकूलन, ये सब चीज़ देखी। अगला पॉइंट आपका है संरक्षण, जिसे कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है ना, संरक्षण कहते हैं। ध्यान रखिएगा संरक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। संरक्षण की प्रक्रिया का पियाजे का यह कहना है कि जब बालक थोड़ा बड़ा होता है
तो किसी भी वस्तु से संबंधित आयामों को वो सीख जाता है। जैसे छोटा बालक है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल समझिए, छोटा बालक है, छोटे बालक के सामने आपने क्या किया, 2 गिलास लिए और दोनों गिलास में समान जूस है ना। ऐसा आपने एक प्रश्न देखा होगा पलटावी वाला, मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। समान उसने क्या किए, 2 गिलास हैं, दोनों का साइज एक ही है, कांच के गिलास है, दोनों में जूस भी समान है। अब क्या किया उसके फादर ने, क्या किया कि एक गिलास की जगह चेंज किया, एक गिलास की जगह दूसरा गिलास ले आए। वो गिलास कैसा है, तो थोड़ा पहले वाले गिलास से पतला है और लंबा है, ठीक है ना। मैं थोड़ा आपको यहाँ समझाता हूँ, समझना बहुत आवश्यक है। देखिएगा यहाँ क्या हुआ कि एक गिलास में जूस इसमें और एक गिलास में जूस इसमें, दोनों में बराबर जूस था, ठीक है। अब बालक के दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन अब फादर ने क्या किया, इस गिलास को यहाँ हटाया, इसकी जगह एक वो पतला गिलास ले आई, पतला गिलास ले आई और वही जूस इसमें डाल दिया, तो वो जूस कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ना, ठीक है ना। अब बालक से पूछा जाएगा, और बालक के अंदर अभी कंजर्वेशन के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, बालक अभी छोटा है, पढ़ेंगे ये कब होता है, कौन सी अवस्था में ये होता है, इसको देखेंगे हम। तो बालक के अंदर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बालक कहेगा ये वाला जूस ज़्यादा है, ये वाला जूस कम है, ठीक है ना। लेकिन जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो समझ जाता है कि ये और ये जूस बराबर है, केवल गिलास का अंतर है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए, घर पे नॉर्मली क्या होता है, फादर कुछ ना कुछ मिठाइयाँ लेके आते हैं, और मिठाइयाँ लेने के बाद मान लीजिए कि माँ ने सभी बच्चों को लड्डू बांटे जो फादर लेके आए हैं। अब छोटा बालक है, वो थोड़ा सा नाराज है, बोले मुझे ज़्यादा चाहिए, लड्डू सबके लिए बराबर है, संख्या भी बराबर है। अब सबको जब लड्डू दिया माँ ने, तो क्या किया, सबको बराबर लड्डू के साइज बराबर थे, ऐसा करके प्लेट में रख के दिए सबको, ठीक है ना। बच्चा छोटा वाला, जिसके दिमाग में अभी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है ना, अभी छोटा ही है वो, तो माँ ने क्या किया, प्लेट में इस लड्डू को फोड़ा और फोड़ कर फैला दिया, इसको ऐसे करके थोड़ा फैला दिया। अब बच्चों को क्या लगेगा कि यार लड्डू ज़्यादा है पहले से, तो वो इसको ले लेगा और खुश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में भी संरक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे कंजर्वेशन कहते हैं। अब भाषा समझिएगा कि जब बालक के दिमाग में 7 प्रकार के वस्तु आयाम यानी कि वस्तु से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, कैसे, वस्तु की लंबाई, वस्तु का भार, वस्तु का द्रव्यमान, तरल की मात्रा, ये वस्तु के आयाम हो गए नहीं हो गए। छोटे बालक को ये सब क्लियर नहीं होता। अगर छोटे बालक से आप पूछोगे जिसके दिमाग में कंजर्वेशन क्लियर नहीं है, संरक्षण क्लियर नहीं है, आप उससे पूछोगे एक ये लाइन है और एक लाइन है, 9 लाइन बराबर है, तो वो इसे लंबी बताएगा, क्योंकि वो देखेगा आगे जा रही है। लेकिन जिस बालक के दिमाग में कंजर्वेशन क्लियर है, वो कह देगा ये लाइन दोनों बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसी जूस वाली बात करेगा वो, तो जूस बता देगा कि हाँ, अगर जिसके बालक के दिमाग में कंजर्वेशन क्लियर हो गया है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में आगे बढ़ गया है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बता देगा कि दोनों लाइन बराबर ही हैं, या दोनों जूस बराबर हैं, या लड्डू बता देगा, बोले यार आपने फोड़ ही दिया ये, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेशन का प्रोसेस है। इसके अंतर्गत बालक जब संज्ञानात्मक विकास में अगली अवस्थाओं में पहुंचता है, तो किसी वस्तु से संबंधित 7 प्रकार के आयामों के संबंध में, उसकी आयामों के संबंध में क्या होती है, उसकी जो समझ है विकसित हो जाती है। जैसे संख्या, जैसे लंबाई, जैसे तरल की मात्रा, है ना। अब जैसे संख्या की बात करें तो आप देखेंगे कि एक ब्लॉक में इस तरह से संख्या, मैंने ऐसे करके गोले बना दिए, ऐसे करके मैंने गोले बनाए एक जगह, ये 4 और 4 और 4 12 हो गई। एक तरफ मैंने क्या किया, यहाँ बनाया, यहाँ गैप छोड़ा, यहाँ बनाया और यहाँ बना दिया, एक यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके बना दिए। तो बालक को क्या लगेगा, यार ये कम है और ये ज़्यादा जगह में, तो ये ज़्यादा है, जबकि संख्या सब बराबर ही है, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो उसे क्या लगेगा, संख्या ज़्यादा है। यानी संख्याओं के संबंध में भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्या कहेंगे, उसको कंजर्वेशन का प्रोसेस उसके क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक संरचना। इन्होंने एक और पॉइंट दिया है, संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है। देखिएगा, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, चिंतन की शक्ति, तर्क की शक्ति, स्मृति, ऐसी शक्तियाँ हैं, या समस्या समाधान की शक्ति, या देखकर सीखने की शक्ति से प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, या विचारों का निर्माण करने की शक्ति। तो बहुत सारी शक्तियाँ दिमाग में हैं। इन सभी शक्तियों का जो पूरा सेट है, इन सभी मानसिक शक्तियों का जो पूरा सेट है, उसका नाम क्या है, संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है ना। बुद्धि में शामिल क्रियाओं जैसे चिंतन, तर्क, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण आदि का संगठन क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। बिल्कुल सही बात है ना। आप देखते हैं ना, फ़ोन आप लाई तो कहते हैं फ़ोन का कन्फिगरेशन क्या है, संरचना क्या है, इसमें भी 4 GB रैम है,
64 GB का इसमें स्पेस है, इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है, इसमें इतनी बैटरी है, तो ये एक फ़ोन की संरचना हो गई नहीं हो गई? तो संज्ञानात्मक संरचना में क्या आ जाएगा? संज्ञानात्मक संरचना में उन शक्तियों का संगठन जो शक्तियाँ किसी भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल होती हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ? चिंतन की, तर्क की, वाद विवाद की, देखकर सीखने की अर्थात प्रत्यक्षीकरण की, विचारों के निर्माण की अर्थात संप्रत्ययीकरण की। तो ये सब शक्तियों का जो पूरा संगठन है वो क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक संरचना या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मानसिक संक्रिया की बात करते हैं, मेंटल ऑपरेशन। देखिएगा दोनों कनेक्ट करेंगे आपस में। अभी तक तो केवल संज्ञानात्मक संरचना थी कि मेरे दिमाग में चिंतन की भी शक्ति है, मेरे दिमाग में तर्क की शक्ति है, मेरे दिमाग में स्मृति की शक्ति है, देखकर सीखने की शक्ति है। लेकिन जब मैं किसी समस्या का समाधान कर रहा हूँ, जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, किसी समस्या का समाधान कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में संज्ञानात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना। और संज्ञानात्मक प्रक्रिया के दौरान अब सपोज करिए कि 2-3 बालक हैं और मैंने सबको एक सी समस्या दी। कोई बालक चिंतन ज़्यादा करेगा, चिंतन की शक्ति सबके पास है, तर्क की शक्ति हर बालक के पास है, स्मृति की शक्ति हर बालक के पास है। तो अब मैंने 3 बालकों को एक सी समस्या दी। उस समस्या में एक बालक ने क्या किया? चिंतन ज़्यादा इस्तेमाल किया, एक ने तर्क ज़्यादा इस्तेमाल किया, एक ने मेमोरी का इस्तेमाल किया कि ये समस्या पहले तो नहीं आई है। तो तीनों बालकों के पास शक्तियाँ सब थीं, अर्थात संज्ञानात्मक संरचना तो उनकी थी, लेकिन समस्या समाधान के लिए उन्होंने उन शक्तियों का अलग अलग तरह से यूज किया। कि किसी ने चिंतन ज़्यादा यूज किया, तर्क कम यूज किया, किसी ने तर्क ज़्यादा यूज किया, चिंतन कम यूज किया, किसी ने पुरानी मेमोरी को ज़्यादा यूज़ किया, इन दोनों को कम यूज़ किया। यानी कि सबकी शक्तियाँ समान थी, हर शक्ति दिमाग में थी, लेकिन समस्या के समाधान के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को लिया कि एक बच्चे ने चिंतन ज़्यादा किया, एक ने तर्क ज़्यादा किया, एक ने मेमोरी का। तो जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए जो क्रियाएँ करते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे समस्या समाधान की गई क्रियाओं को मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा आपने देखा संज्ञानात्मक संरचना और मानसिक संक्रियाएं, जब संक्रियाएं हो रही हैं यानी कि इन शक्तियों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेंटल ऑपरेशन हो रहा है। यही बताती है स्कीम्स की आती है, स्कीम्स। ठीक है ना। स्कीमा के बाद एक नया वर्ड है स्कीम। व्यवहार के संगठित पैटर्न को जो बार बार दोहराया जाए, व्यवहार के संगठित पैटर्न को जो बार बार दोहराया जाए उससे क्या कहते हैं? हम स्कीम्स कहते हैं। कैसे? छोटा बालक है, अब उसको स्कूल में आपने एडमिशन करा दिया। स्कूल में एडमिशन जब कराया आपने तो आप उसे यूनिफॉर्म पहनाएंगे, स्टार्टिंग में खुद पहनाएंगे, धीरे धीरे वो खुद पहनने लगेगा। जब वो पहली बार इस यूनिफॉर्म खुद पहनेगा तो वो पूरा ध्यान देगा कि जूते कैसे पहनने हैं, शर्ट कैसे पहननी है, टक इन कैसे करनी है ना। दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन बालक जब भी यूनिफॉर्म पहनेगा तो पूरा ध्यान देगा यूनिफॉर्म पे कि कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन जब वो रोज़ यूनिफॉर्म पहनेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि अब बालक को यूनिफॉर्म पहनना इतने अच्छे से आ गया है कि वो यूनिफॉर्म पहनते समय टीवी देख रहा है, अपने छोटे भाई बहन से बात कर रहा है और यूनिफॉर्म उसने पहन ली। यूनिफॉर्म पहनने पर उसका ध्यान नहीं था लेकिन उसने बिल्कुल सही पहन ली, क्योंकि उसके व्यवहार का पैटर्न कैसा था? संगठित था। और उसने क्या किया? उसको बार बार दोहराया। जैसे बालक यूनिफॉर्म पहनने बार बार दोहराएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे क्या कहेंगे हम? स्कीम्स कहेंगे। सही है ना। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं, जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो आपका पूरा ध्यान बाइक पे होता है कि भाई ब्रेक किधर है, एक्सीलेटर किधर है। सड़क पे आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, अजीब से प्राणी हो जाते हैं। धीरे धीरे आप बाइक चलाना अच्छे से सीख जाते हैं तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि बाइक चलाते समय फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। आप पीछे आपके दोस्त बैठा उससे बात कर लेते हैं। आप सड़क पर जा रहे हैं तो किसी को देख भी लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? व्यवहार का संगठित पैटर्न हो गया ना। तो क्या कहलाएगा? ये स्कीम्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? ठीक है ना। तो ये इसकी दूसरी, इसी को हमने दूसरे भाषा में क्या लिखा है? समस्या समाधान के लिए की गई मानसिक प्रक्रिया का। यानी कि संज्ञानात्मक संरचना में मेरे पास ये सब शक्तियाँ थी, मानसिक शक्तियाँ थी। इन मानसिक शक्तियों को मैंने इस्तेमाल किया तो क्या कहलाया? मेंटल ऑपरेशन। और मेंटल ऑपरेशन को मैंने बार बार दोहराया तो क्या बन गया? वो स्कीम्स बन गया ना, क्योंकि व्यवहार कितना संगठित हो गया कि अब मुझे उस काम करने के लिए ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, तो किसी महिला ने अगर स्वेटर बनना सीखा तो पहले उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा, है ना। जो होती है ना उसकी
पिनें होती हैं, जैसे हम सिलाई कहते हैं, उन सिलाइयों को बार बार देखना पड़ता होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो इतनी एक्सपर्ट है, खटाखट क्या हो रहा है, काम हो रहा है ना। तो इसी तरह से क्या है, व्यवहार के संगठित पैटर्न को यानी कि मानसिक संक्रिया जो हमने की थी उसे हम बार बार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा सेट हो जाएगा कि हम उस पर बिना ध्यान दिए भी पूरा कर सकते हैं। यह समस्या समाधान के लिए की गई मानसिक प्रक्रिया का, समस्या समाधान के लिए, तो समस्या समाधान पहले हम कहाँ करेंगे, दिमाग में, फिर उसके आधार पर हम अपना काम करेंगे जैसे भी करना है। तो सेम बात है, स्कीम्स अर्थात व्यवहार के संगठित पैटर्न जो बार बार दोहराया जाए। जैसे बालक यूनिफॉर्म पहनते समय बार बार यूनिफॉर्म पहनता है, तो वो एक दिन ऐसा आ जाता है कि यूनिफॉर्म पहनने पर ध्यान ना भी दे तो उसे ध्यान रहता है मुझे कब जूते पहनने हैं, कब मोजे पहनने हैं। इसके अलावा बाइक वाला एग्जाम्पल आप समझ ही गए। अगला आपका है यहाँ पे पॉइंट विकेंद्रण, जिसे कहते हैं डिसेंटरिंग या डिसेंट्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विकेंद्रण और एक होता है इसका अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक। बालक जब छोटा होता है तो ईगोसेंट्रिक होता है, वो केवल वो सारे काम करता है जो उसको अच्छे लग रहे हो, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। लेकिन जब बालक थोड़ा बड़ा होने लगता है तो समस्या समाधान के संबंध में कैसा चिंतन करता है, वो यथार्थ चिंतन करता है, यानी कि समस्या समाधान के लिए वो ऐसा चिंतन करता है जिससे समस्या वाकई में सॉल्व हो जाए। छोटा बच्चा वो करेगा जो उसे अच्छा लगेगा, चाहे उससे उसकी समस्या सॉल्व हो या ना हो। लेकिन जब बालक बड़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ऐसे समाधान को ढूंढेगा जिस समाधान समस्या उसकी सॉल्व हो जाए। कैसे समझिएगा, आप लॉलीपॉप लेके आए और लॉलीपॉप आपने बच्चे को दिए, छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे के अंदर अभी डिसेंटरिंग नहीं है, वो अभी आत्म केंद्रित है, तो वो उस लॉलीपॉप को उठाएगा जिसका उसे कलर पसंद है या जो बड़ा है साइज में, है ना। ये करता है ना छोटा बच्चा कि पसंद वाले को, कि मैं तो लाल लूँगा, कि मैं तो काला लूँगा, या वो बड़ा होगा कि मैं तो बड़ा वाला लूँगा। लेकिन अब बालक थोड़ा बड़ा हो गया और समस्या समाधान के संबंध में कैसे यथार्थ मतलब वास्तविक रूप से चिंतन कर सकता है। ये कब होता है, 7 से 12 की उम्र से। तो 7 से नीचे बालक आपने देखा होगा कि आप जो भी चीज़ लेके आएंगे 7 साल से नीचे का बालक तो बड़ी चीज़ उठाएगा या अपने पसंदीदा रंग की उठाएगा। लेकिन लॉलीपॉप की अगर बात करें, 7 से नीचे का बालक है, 7 वर्ष से नीचे का बालक है, तो वो उसी चीज़ को उठाएगा जो उसे रंग अच्छा लग रहा है या उसको अट्रैक्टिव लग रही है या वो बड़ी है। लेकिन जब वो 7 साल से ऊपर पहुंचता है तो वो उसी लॉलीपॉप को उठाएगा जिस लॉलीपॉप का उसे फ्लेवर पसंद है। वो उसके न रंग पे जाएगा न साइज पे जाएगा, वो अपनी पसंदीदा फ्लेवर वाले उठाएगा। यानी कि अब आपने देखा छोटे बच्चे ने लॉलीपॉप उठाया, हालांकि उसे बड़ा लगा, देखने में चमक दमक थी, लेकिन जब उसने खाया तो उसको टेस्ट पसंद नहीं आया तो वो फेंक देगा। लेकिन जब बालक बड़ा हो जाएगा तो लॉलीपॉप तभी उठाएगा जब उसे खाना होगा। छोटा बालक तो खाना ना भी होगा तब भी उठा लेगा, बड़ा बालक उसे जब उठाएगा जब उसे खाना ही होगा, और उसमें से भी वो उठाएगा जिसका फ्लेवर उसे पसंद है। तो क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं विकेंद्रण कहते हैं। तो आपने देखा जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे पहले क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। संज्ञान मैंने बताया ज्ञान की परिष्कृत अवस्था है। हॉर्न वाला एग्जाम्पल कि फादर जब आते हैं तो बच्चा हॉर्न देख के समझ जाता है कि फादर आ गए हैं, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो अभी उसका ज्ञान परिष्कृत नहीं हुआ है तो पहचान नहीं पाता, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखते हैं पियाजे ने क्या कहा कि बालक दुनिया के साथ जैसे जैसा उनका अनुभव बढ़ता जाता है वैसे सीखते जाते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, है ना, दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं। ये सब चीज़ें पियाजे ने कही हैं, नन्हे वैज्ञानिक कहा है ना। इसके अलावा समस्या समाधान, संप्रतिकरण, ये सब क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक के व्यक्तित्व में जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, चिंतन आता है, तर्क आता है, और समस्या समाधान आती है, देखकर सीखना या विचारों का निर्माण, ये सब काय में आता है, संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। और संज्ञानात्मक पक्ष का विकास कैसे होता है, यही सिद्धांत है पियाजे का। इसके अलावा पियाजे ने कहा कि आयु बढ़ने के साथ साथ बालकों के आसपास का दायरा बढ़ता है और दायरा बढ़ने के साथ साथ उनका संज्ञानात्मक विकास भी होता जाता है। बाकी सब आपने देखे कि पियाजे ने अपनी अवस्थाओं से पहले कौन कौन से पॉइंट दिए हैं। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं की बात करेंगे, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। देखिए कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, है ना। एक वीडियो में ख़त्म हो सकता था जीन पियाजे, लेकिन आनंद नहीं आता। अब मैं समझता हूँ तीसरे वीडियो के बाद आपको जीन पियाजे क्लियर होगा, और तीसरे वीडियो के बाद मैं आपको वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग पढ़ाने के बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, जितने भी जटिल क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी जटिल हैं, वो सारे सॉल्व करवाऊँगा।
उसके बाद फिर मैं साथ में लेक्चर पढ़ूंगा। जब तक प्रश्न सॉल्व नहीं करा लूँगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, ठीक है ना। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, बाल विकास की पूरी लिस्ट देखें। इसके नोट्स पाने के लिए जो चैनल का नंबर है आप उसे मैसेज करें। थैंक यू।